आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट की कुछ क्लासिकल थियरीज के बारे में। क्लासिकल थियरीज को हम ट्रेडिशनल थियरीज के नाम से भी जानते हैं। अब मैनेजमेंट थियरीज से हम क्या समझते हैं? देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपना गोल अचीव करना है तो उसे कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स या प्रोसीजर्स, रूल्स कह सकते हैं, या फिर आपके कुछ इवन डिपार्टमेंट्स वगैरह जो फॉर्म करने होते हैं ताकि अपने गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, यानी कि कम से कम कॉस्ट पे और टाइम पे अचीव कर सके। अब मैनेजमेंट थियरीज जो हैं बेसिकली इसी की बात करती हैं और इनका एवोल्यूशन अर्ली 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, यानी कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने फुल स्विंग में था यूरोप में। When industrialization was at its full swing in Europe, several principles, beliefs, concepts, etc. developed regarding the ways of managing the work and the workers. यानी कि कैसे लोगों को मैनेज करना है, काम को मैनेज करना है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स, सिद्धांत बनाए गए, कॉन्सेप्ट्स बनाए गए जिन्हें हम मैनेजमेंट थियरीज के नाम से जानते हैं। अब they are basically categorized into 3 approaches. 3 पार्ट्स में हम इन्हें डिवाइड करते हैं, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न अप्रोच। अब क्लासिकल अप्रोच में बेसिकली फोकस क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ग्रो करना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पार्ट पे ज्यादा फोकस था, उसके ग्रोथ, उसकी अप्रोच पे ज्यादा फोकस था, लेकिन वर्कर्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं था। यानी कि जो लोग हैं उनका कैसे भला हो, उनको कैसे वेलफेयर मिले, उस चीज पे कोई फोकस नहीं था क्लासिकल थियरीज में। लेकिन बाद में जो थियरीज डेवलप हुई, न्यू क्लासिकल की बात कर लें अगर, तो यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर पे भी फोकस होना शुरू हुआ, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल की बिहेवियर की बात हम करने लगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? जो भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी को स्टडी करना, ताकि हम कुछ एचआर पॉलिसीज बना पाए। तो पहले ओबी आता है, पहले तो लोगों के बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे, फिर बाद में एचआर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पॉलिसीज हम बनाते हैं, राइट। फाइनली मॉडर्न अप्रोच जो था बात करता है कंटिंजेंसी और सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में, यानी कि हम कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल्स से कोई चीज नहीं चला सकते, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ फिक्स्ड बिलीव्स या कॉन्सेप्ट्स से नहीं वर्क कर सकती है। हमें कंटिंजेंसी का अप्रोच फॉलो करना होगा, यानी कि हमें सिचुएशन के हिसाब से अपने को डेवलप करना होगा या चेंज करना होगा, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है बहुत ही कंपेटिटिव है। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट के काफी सारे वेरिएंट्स हैं, यानी कि हमें बहुत सारी हमारे पास एज अ कस्टमर अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। तो बहुत ही चेंजिंग वर्ल्ड है, कंपेटिटिव वर्ल्ड है। सो इसीलिए हमें मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करना होता है, जहाँ पे हम अपनी जो पॉलिसीज वगैरह है किस हिसाब से बनाते हैं, जिस हिसाब से चेंजेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो ये थी बात एवोल्यूशन की। अब हम बात करते हैं टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी के बारे में। देखो, टेलर जो थे अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, और उन्होंने अपनी एक बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में पहली बार टेलर्स अपनी जो ये थियरी है वो उसके बारे में बताया था। अब यहाँ पे जो मोस्टली या प्रीडोमिनेंटली फोकस था वो वर्कर्स पे नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन पे था, राइट। कि हमें कैसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करनी है, किसी भी काम को समय पे करना है, निर्धारित समय पे करना है, उससे ज्यादा समय नहीं ले सकते। ओके, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, सब कुछ टेलर ने स्टडी किया। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच उन्होंने डेवलप किया। सो ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल थियरी, इसे ट्रेडिशनल थियरी भी कहते हैं, राइट। फ्रॉम वेयर द एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्टेड, तो यहाँ से मैनेजमेंट का जो है एवोल्यूशन, थियरीज का बेसिकली एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और भी बहुत सारी थियरीज धीरे धीरे डेवलप की जाने लगी। फिर धीरे धीरे ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे फोकस करा जाने लगा, ओबी का कॉन्सेप्ट आया, आपका एचआरएम का कॉन्सेप्ट आया। अब मीनिंग की बात कर लें तो जैसे कि हमने बात की कि इट टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद इट। मतलब कि सैद्धांतिक
प्रिंसिपल्स, ठीक है, उनका जो है इस्तेमाल करना, ताकि हम अपने जो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके टाइम पे विदाउट एनी वेस्टेज भी, और कॉस्ट को रिड्यूस कर सके बेसिकली। सो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थे, जैसे सबसे पहली साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि हमें साइंस का इस्तेमाल करना है, रूल ऑफ थंब का नहीं, यानी कि हम अपने हिसाब से कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते। जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो हम अपने हिसाब से नहीं एज्यूम कर सकते कि अरे ये तो 5 मिनट में बन जाएगा, 10 मिनट में बन जाएगा, नहीं, प्योर साइंस यूज होगी। टेलर स्टडीड एवरी जॉब, fixed a time for completion of work. Through this, workers were very clear regarding what, where and when what work was to be done. यानी कि पहले से ही टाइम निर्धारित हो गया कि इतने समय पे ये काम होगा, यहाँ पे होगा, इस तरीके से होगा, और इससे ज्यादा टाइम आप नहीं ले सकते हो। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि हार्मनी का क्या मतलब होता है कि सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करेंगे, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं, राइट। सो इसकी वजह से क्या होगा, अब जब सब कोऑपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे एक दूसरे की, तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम आउटपुट होगा। आउटपुट जो है ज्यादा से ज्यादा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, और वेस्टेज भी कम होगा। मेंटल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में जो एक सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि सिंपल सी बात है, मैनेजर जो है हायर लेवल पे है और वर्कर्स जो है लोअर लेवल पे हैं, तो एक कहते हैं कि एक सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें आ जाता है। तो इसी को हटाने की बात टेलर ने की थी कि ये नहीं होना चाहिए, सब आपस में यूनैनिमसली काम करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। उसके बाद कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि सब लोग को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, वही नहीं करना चाहिए जिससे उसका खुद का फायदा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के बारे में सोचना चाहिए, और इसके लिए कोऑपरेशन एक दूसरे का करना चाहिए काम में, राइट। अब टेक्निक्स की बात कर ले तो इसमें बेसिकली फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की गई थी, यानी कि सुपरविजन किया जाना चाहिए, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पे उनका सुपरविजन करना चाहिए, मतलब उनकी देख रेख करनी चाहिए, देखना चाहिए कि वो काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो ये चेक करना चाहिए, और it simply implies the supervision of the workers by several specialists. So they are divided into two parts, namely production foreman और planning foreman. अब जो प्रोडक्शन फोरमैन होता है उसका क्या काम होता है, उसमें बेसिकली 4 टाइप के स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, गैंग बॉस एंड मेंटेनेंस बॉस। अब स्पीड बॉस का क्या काम होता था, बेसिकली ये देखता था कि जो प्रोडक्शन हो रहा है कि उस स्पीड से हो रहा है जिस स्पीड में हमने निर्धारित किया था, यानी कि लेट्स से एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के आधा घंटा मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, तो क्या वो 30 मिनट के में एक प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये चेक करना। इंस्पेक्टर का क्या काम होता था, इंस्पेक्टर का काम होता था कि जो काम हो रहा है स्टैंडर्ड के साथ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि स्टैंडर्ड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है। अगर वो ए क्वालिटी की चीज है, ए क्वालिटी की बन रही है ना, कहीं बी क्वालिटी या सी क्वालिटी की तो नहीं बन रही, इंस्पेक्टर का ये काम होता था चेक करना। गैंग बॉस का क्या काम होता था, बेसिकली इसका ये काम होता था कि अगर कोई भी मशीन या मटेरियल उसकी कोई शॉर्टेज हो गई, कमी पड़ गई या खराब हो गई मशीन वगैरह, तो उसको समय पे प्रोवाइड कराना ताकि वर्क प्रोडक्शन ना रुके, राइट। और मेंटेनेंस बॉस की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस करना मशीन्स और इक्विपमेंट्स का, चेक करना मशीन्स वगैरह ढंग से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं टाइम टू टाइम। ये थी हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप। उसके बाद फॉर प्लानिंग फोरमैनशिप, प्रोडक्शन फोरमैन की बात हमने कर ली है, प्लानिंग फोरमैन में भी 4 स्पेशलिस्ट थे अकॉर्डिंग टू टेलर। रूट क्लर्क का क्या काम होता था, वो डिटरमाइन करता था प्रोसेस ऑफ जॉब, जैसे कि कोई भी काम करना है उसका क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है, मतलब कि किस प्रोसेस से होके वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। पहले लेट से एक मैन्युफैक्चरिंग साइट पे नोटबुक्स बनती हैं, ठीक है, तो क्या प्रोसेस रहेगा उसको बनाने का। सबसे पहले लेट से आपका जो है पेपर बनेगा, उसके बाद उस पे लाइंस बनेंगी, ओके, फिर उसको बाइंड किया जाएगा, पैक किया जाएगा, तो ये एक प्रोसेस डिटरमाइन करना रूट क्लर्क का काम होता था। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या रोल होता था, बेसिकली
he basically laid down the instructions for the workers. वो instruction lay down करता था workers को कि आपको क्या क्या करना है, टाइम टू टाइम आपको वो बताता रहता था कि आपको क्या क्या काम करना है. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ही सेट द टाइम टेबल एंड कॉस्ट बजट ऑफ द जॉब, कि एक जॉब को करने में कितना खर्चा आने वाला है वो सारा का सारा वो पहले से सेट करता था, टाइम टेबल सेट करता था ताकि उस हिसाब से उनको सैलरी पे की जाए वर्कर्स को. डिसिप्लिनेरियन का क्या काम होता था कि डिसिप्लिन मेंटेन करना फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग साइट पे, ताकि जो है कुछ भी कह सकते हैं स्ट्राइक्स को अब वो किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके. तो काफी सारी चीजें डिसिप्लिन से सारे काम एक ऑर्गेनाइजेशन में हों. अब मोशन स्टडी की भी ये भी एक टेक्निक है इसकी. इसमें मोशन स्टडी में बेसिकली देखो किसी भी काम करने में अगर कोई भी अननेसेसरी मोशन यूज हो रहा है, जैसे लेट्स से अगर किसी फैक्ट्री में अगर क्लोथ्स बन रहे हैं और वीविंग कर रहा है कोई पर्सन, उसको वीव कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर वो कुछ ऐसे मोशंस कर रहा है हाथ के जिससे वो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसकी भी स्टडी की थी टेलर ने ताकि वो टाइम वेस्ट ना हो, इसी मोशन से काम करना है ताकि जल्दी से जल्दी काम हो. टाइम स्टडी की बात कर लें, सो इट हेल्प्ड इन डिटरमाइनिंग द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एवरेज पर्सन टू कंप्लीट अ जॉब. मतलब कि एक पर्सन को कितने समय में अपना काम कर लेना चाहिए, वो टाइम की स्टडी बताती थी. स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि किसी भी काम को एक स्टैंडर्ड के साथ करना, मतलब कि रॉ मटेरियल्स जो यूज होंगे, मशीन्स यूज होंगी या कोई भी और चीज यूज होगी वो एक स्टैंडर्ड की होनी चाहिए ताकि उसके जो है क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो. ओके क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर क्वालिटी भी देखता है सामान खरीदने से पहले. नाउ डिफरेंशिएटेड पीस वेज सिस्टम. अब देखो किसी वर्कर ने अगर बहुत अच्छा काम किया, यानी कि अगर निर्धारित समय से पहले उसने काम कर लिया तो उसको क्या है रिवॉर्ड मिलना चाहिए, यानी कि उसे कुछ एक्स्ट्रा कंपेंसेशन मिलना चाहिए. और अगर एक्स्ट्रा भी उसने कुछ प्रोड्यूस किया तो उसका भी उसे एक्स्ट्रा पीस, डिफरेंशिएटेड पीस वेज सिस्टम की बात की थी बेसिकली. जिसने ज्यादा अच्छा काम किया, जल्दी काम किया, ज्यादा काम किया, उसे वो रिवॉर्ड मिलने चाहिए, एक्स्ट्रा कंपेंसेशन मिलना चाहिए. सो ये थी टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी. ओके अब जहां पे बात बेसिकली की गई थी कि किसी भी काम को करना है टाइम पे करना है, ओके, और कहाँ पे और किस स्टैंडर्ड के साथ करना है, स्टैंडर्डाइजेशन की क्वालिटी की बात की गई थी. तो ये टेलर की थियरी थी. लेकिन फेयोल की जो थियरी, अब हम फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी के बारे में बात करेंगे. तो फेयोल ने अपनी इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बुक जो कि 1916 में पब्लिश हुई थी उसमें कहा था कि एक इंडस्ट्री में 6 एक्टिविटीज होती है बेसिकली. एक तो टेक्निकल होती है, टेक्निकल मतलब आपका जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, टेक्निकल, ठीक है. कमर्शियल मतलब सेल एंड परचेज, ठीक है, सेल करना, परचेज करना गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है. फाइनेंशियल में बेसिकली हम बात करते हैं कि कैसे हम फाइनेंस प्रोक्योर करें, पैसा कैसे रेस करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसका अच्छे से इस्तेमाल करें, इन्वेस्टमेंट करें या जो भी यूज करना है उसका ऑप्टिमम यूज करें. सिक्योरिटी की बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. अकाउंटिंग में हम बात करते थे कि हमें वेरियस स्टेटमेंट्स बनाने हैं ताकि हम जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड कर सके, हम हमारे कहाँ कहाँ खर्चे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से अर्निंग हो रही है, राइट. और मैनेजरियल में बात की गई थी बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की, कि प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, मतलब उस हिसाब से लोगों को या मटेरियल्स जो भी हैं उनको इकट्ठा करना है, फिर लोगों को टाइम टू टाइम गाइड करना और फिर कंट्रोल करना, चीज़ें कैसे हुई. ये तो उन्होंने बात की थी कि इंडस्ट्री में क्या 6 एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट. 6 एक्टिविटीज़ बेसिकली टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी और आपकी अकाउंटिंग और मैनेजरियल. उसके बाद 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी इन्होंने दिए थे. उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि काम जो है सबके बीच डिवाइड हुआ, यानी कि हर पर्सन को उसका एक अलग से काम दिया जाएगा और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि एक पर्सन दूसरे पर्सन का सुपीरियर होगा, मतलब अथॉरिटी होगी कि दूसरे की जिम्मेदारी होगी उसके प्रति. डिसिप्लिन मतलब कोई भी डिसिप्लिन से काम किया जाएगा, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, या फिर आपका डिसिप्लिन मेंटेन करना
ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम डिले ना करना, राइट। यूटिलिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, बेसिकली एक ही पर्सन से एक एम्प्लॉय को कमांड मिलेगी, ऐसे नहीं उसके दो दो बॉस हैं, एक ही बॉस होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में काम करेंगे सबकी, एक ही दिशा में काम करेंगे, एक गोल होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। स्केलर चेन, मतलब कि एक चेन होगी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक चेन होगी, यानी कि सबसे पहले लेट से वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, उसके नीचे आपका फाइनेंशियल मैनेजर आ जाता है, फिर उसके नीचे दूसरा मार्केटिंग, या फिर ऐसे करके एक चेन होगी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स की, ठीक है। स्केलर चेन जिसे बोलते हैं, हायरार्की। अब सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ जनरल इंटरेस्ट, जो लोगों को अपने इंटरेस्ट के बारे में ना सोच के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के भले इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। रेम्यूनरेशन की अगर हम बात करें तो सबको रेम्यूनरेशन एक डिसेंट मिलना चाहिए, जिस हिसाब से वो काम है उसकी, जिस हिसाब से रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम की। सेंट्रलाइजेशन मतलब किस हिसाब से हमें काम जो है, मतलब जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए लोगों के बीच में ज्यादा। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बेसिकली बात की गई थी। ऑर्डर, कोई भी काम है एक ऑर्डर में होना चाहिए, राइट। इक्विटी से हम ये समझते हैं कि सबके सब इक्वल है, मतलब कि किसी के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, की जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जॉब में, ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट रहे। इनिशिएटिव, सबको इनिशिएटिव लेना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की तरफ, अपना फ्रीडम होना चाहिए सोचने का, कि कोई भी अपना आइडिया सजेस्ट कर सके। एस्पिरिट डे कॉर्प्स से हम क्या समझते हैं कि हमें सबको एक डायरेक्शन में काम करना चाहिए, यूनैनिमसली काम करना चाहिए। सो ये बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स आपके फेयोल ने दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और इंडस्ट्री में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, 6 एक्टिविटीज की बात की थी। अब वेबर्स ब्यूरोक्रेसी थियरी, देखो ब्यूरोक्रेसी थियरी जो वेबर ने प्रेजेंट की थी अपनी 1905 की बुक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में उन्होंने इसमें चर्चा की थी। इसमें उन्होंने बेसिकली बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। स्ट्रिक्टनेस की बात की गई थी, मतलब सब कुछ एक रूल से होना चाहिए, रेगुलेशंस होनी चाहिए, और साथ साथ में आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन होनी चाहिए, चीज़ों के हायरार्की होनी चाहिए। तो एलिमेंट्स क्या है ब्यूरोक्रेसी की? हायरार्की, मतलब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप शुड बी वेरी क्लियर, मतलब सब कुछ बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। जैसे कि आज के हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं हायरार्की, मतलब बहुत ही सब कुछ स्पष्ट होता है, सब कुछ प्रॉपरली रिकॉर्ड होती है हर चीज़, एक टाइम टेकिंग का प्रोसेस होता है। तो पेपर वर्क या फिर आपका डिजिटल भी है, लेकिन एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज ऑफ सेट स्टैंडर्ड, सब कुछ बहुत ही प्रिसाइसली क्लियरली होता है। अब रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स, देयर शुड बी प्रॉपर स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड एंड जनरल रूल्स फॉर एम्प्लॉयर्स। तो सब कुछ, सबके लिए रूल्स बने होने चाहिए। ड्रेस कोड की बात करें या फिर टाइम पे, हर चीज़ टाइम पे होनी चाहिए, सबके लिए रूल्स हैं, पावर्स पूरी तरह डिफाइन है। रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस हो रहा है, रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन किए जा रहे हैं, हायरिंग, ट्रांसफर या फिर आपके ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड, हर चीज़ का, सैलरी, कोई भी रिकॉर्ड है अच्छे से उसको प्रिपेयर किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, मतलब पर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं होंगी आपस में, मतलब कि सब अपने काम से मतलब रखेंगे, सबके सब ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए काम करेंगे, और वर्क ओरिएंटेड रिलेशनशिप होगा सब में, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कि काम जो है बांटा जाएगा, किस हिसाब से, जिस हिसाब से वो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सबके बीच में वो काम बांटा जाएगा, सबका अपना अपना काम होगा। तो बेसिकली वेबर ने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक थियरी दी थी ब्यूरोक्रेसी, जिसमें उन्होंने बेसिकली ब्यूरोक्रेसी को एक बहुत ही क्लियर वे में ये कहा था कि उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट, और सबको उनका पालन करना है। ओके, रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ मेंटेन रहेंगे। सो बेसिकली ये थी हमारी क्लासिकल थियरीज, जो कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी गई, यानी कि इसमें वर्कर्स जो लोग काम कर रहे थे उन पे कोई फोकस नहीं किया गया था। तो आगे चलने वाली थियरीज ने इन पे वर्क किया। ओके, आई थिंक होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो